अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वंडर विद सहाराना में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बहुत अच्छी भी खबरें हैं, बड़ी जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव और बड़ी खुशकुन खबरें हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त, मशरूत इजाज़त मिल गई है। वो इलाज कराने जा रहे हैं और पहले वो जाएंगे कतर, वहाँ पे करंतना में रहेंगे। उसके बाद वो बरतानिया जाएंगे। और क्यों जाएंगे और क्या करने जा रहे हैं, तो बकौल जो हमारे ज़राए हैं जो वो यही है कि वो बीमार हैं और अपना इलाज कराने जा रहे हैं। पहले भी वो इलाज कराने गए थे और वो वापस आ गए थे। अच्छे बच्चे हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जो शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त मिली है ये कानून से, मजाक है। फवाद चौधरी साहब कह सकते हैं, शायद हम नहीं कह सकते। वो तो ये उन्होंने तो ये भी कहा कि इतनी जल्दी फैसला तो किसी पंचायत में नहीं होता जितना जल्दी हाई कोर्ट में हो गया। अब पिछले कुछ अरसे से कुछ इस तरह की सोशल मीडिया पे भी खराफात चल रही हैं कि जो अदालतें हैं वो कुछ मखसूस किस्म के फ़ैसले जो हैं वो पहले से तैयार रखती हैं और वो उसका इजहार भी कर देती हैं। कल इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि जो पाकिस्तान की अदालत इंसाफ है वो ताकतवरों का अहाता नहीं कर पाती और उनके लिए वो एक ज़रा डिफरेंट सा अपना एटीट्यूड रखती है। कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का कानून अंधा नहीं है, बहुत उसकी नज़र क्लियर है। उसे ये पता है कि मैंने किससे इंसाफ करना है और कितना इंसाफ करना है। हमारी क्या हैसियत औकात कि हम किसी फ़ैसले के ऊपर तनकीद करें, ना हमारी हम इस पोजीशन में। लेकिन ये ज़रूर है कि काश ये ही तरीक़ाकार तमाम पाकिस्तानियों को मिल सके, उन गरीबों को मिल सके जो मुर्गी चोरी करने के ऊपर कई साल जो है जेलों के अंदर गुजार देते हैं, और ऐसे लोगों को भी मिल सके जिनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगता है और फिर 10 साल बाद साबित होता है कि ये इल्ज़ाम झूठा था और उनकी 10 साल ज़िंदगी के जो हैं वो निकल जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हम अदालतों के फ़ैसलों पे बात नहीं कर सकते। डेफिनेटली जो अदालतों ने फ़ैसला दिया है वो बिल्कुल एन इंसाफ के मुताबिक और मेरिट के ऊपर है तो ही दिया होगा। और रिलीफ मिलना, रिलीफ देना जो है वो हर एक पाकिस्तानी का हक है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो चले गए सऊदी अरब। हम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब वहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने हम असर समेत मुतअद्दिद अहम लोगों से मुलाकात की। ये अचानक क्या ऐसा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी चले गए, आर्मी चीफ भी चले गए, और ऐसा क्या सऊदी अरब में भूचाल आ गया या आने वाला है जिसकी पेशबंदी के लिए उन्हें एक बार फिर अपने आजमूदा दोस्त की तरफ देखना पड़ रहा है। उस दोस्त की तरफ जिसे वो आपसे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि कटो 3.5 अरब रुपये वापस करो, 3 अरब डॉलर। और पाकिस्तान ने जब वो एक शदीद मुश्किलात का शिकार था तो उन हालात में वो डॉलर चीन से लेके सऊदी अरब को दिए थे, और फिर तेल की जो एक हमें खुसूसी शफकत और रियायत मिलती है वो भी रोक दी गई थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब वाले हमारे तक मुतवज्जो हो गए, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम पाकिस्तान के इलेक्शन के निज़ाम पे भी गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या वजह है कि कोई भी एक इलेक्शन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता जिस पर तमाम जमातें मुत्तफिकों की ये फेयर हुआ है। और फिर बाबा बूटा के हवाले से बात करेंगे कि बाबा बूटा जब जीतता है तो खुश होता है, जब हारता है तो गाना करता है, और उसके नज़र में जो वोट उसे पड़ जाए उसी को ही शेरवानी पहननी चाहिए, जो वोट दूसरे को पड़ जाए उसकी भावें तोती ला दो। तो इस पे भी बात करेंगे। और आज जो मेरा पैनल है वो वही पैनल है जो मेरा पसंदीदा पैनल है। प्रोफेसर नईम मसूद साहब मौजूद हैं और मियाँ सैफुर रहमान मौजूद हैं, और दोनों ही जो है वो अब तो मेरे प्रोग्राम का ऐसा लगता है कि मैं ना हूँ तो ये दोनों भी खुद प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैं नईम मसूद साहब से ही आगाज़ करता हूँ। नईम साहब, अच्छा फैसला है शहबाज शरीफ का बाहर चले जाना, ठीक है, वो बेचारे बीमार हैं तो उन्हें इलाज के लिए जाना चाहिए। देखिए इशारा ने न्यूट्रली स्पीकिंग फैसला कोई अनफेयर नहीं है। देखें इस फैसले का मुआजना आप जैसे बड़े एनालिस्ट इस तरह करते हैं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या अदालती निज़ाम, अदालती फैसले डिफरेंट है कि वो जाके वापस नहीं आते, और शहबाज शरीफ साहब के लिए डिफरेंट है कि वो जाते हैं और वापस भी आते हैं। अल्लाह करे ये रूटीन रहे, अब भी वो वापस आ जाए। तो मैं पहले इस पर एक छोटी सी ज़ाती अर्ज करूँगा, ज़ाती एक्सपीरियंस की बात, कि अदालतों से जो फैसले आते हैं वो जनरली इस बुनियाद पे आते हैं इसार राना के पस मंज़र में एक तो शवाहिद होते हैं, दूसरे बहस व तमहीज़ होती है, तीसरा कोई ना कोई प्रेसिडेंट होता है।
अब यहाँ मामला ह्यूमन राइट्स का है। पहली बात तो ये है कि उनका नाम ECL में था नहीं है, ये एक अलग क्वेश्चन है। उसे जाने दिया जाएगा नहीं जाने दिया जाएगा, ये भी अलग क्वेश्चन है। इस पे जो सीखपा हुए, जो आपने अभी ओपनिंग में कहा भी, फवाद चौधरी इस पे सीखपा हुए कि उनको क्यों जाने दिया गया, और वो अदालत पे भी सीखपा हुए, वो मैं और आप तो नहीं हो सकते। ताहम बात ये है कि कुछ ना कुछ राणा जी दाल में काला काला कहीं होता है जो अवाम बोलती है। जब अवाम बोलते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, मियां साहब ज़बान खलक नकारा खुदा सब, ज़बान खल्क को नकारा खुदा से। अब हुआ ये है कि आज ज़ुबैर साहब जो बीबी मरियम के और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं, वो भी इस पे कुछ सही वजाहत नहीं दे सके। जब उनसे किसी ने पूछा कि भाई क्या मामला है, आप इन दोनों फैसलों को, एक पे शादियाने बजाते हैं, एक पे मरसिया गोई करते हैं, तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। ये वापस आते हैं तो नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आते, तो वो भी कुछ जवाब नहीं दे पाए। अच्छा, एक बात उन्होंने अजीब की कि ये जो फैसला आया अब, इसके पीछे अवामी रद्द अमल ये है, वो है, सियासी रद्द अमल ये है, यानी उन्होंने कुछ कहना चाहा कि अदालतों पे अवामी रद्द अमल का, यानी वो कहना चाह रहे थे कि अवामी दबाव अदालतों के इम्पैक्ट होता है। तो मैं समझता हूं कि अदालतों में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जजेस और होते हैं, वकला और होते हैं, शुहाद प्रेसिडेंट किस तरह प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन बात यह है जो आपने की कि यार वो जो मुर्गी चोर अंदर है, और यार जिसने अंडा भी चोरी नहीं किया वो भी सालों से अंदर है, उसके लिए भी कोई निज़ाम है, उसके लिए भी कोई जज है, उसके लिए भी कोई वकील है, उसके लिए भी कोई प्रेसिडेंट है, उसके लिए भी कोई रिलीज है? कोई नहीं है। उसका तो किसी ECL में नाम नहीं है, लेकिन खत अफलास के नीचे बसने वाले बसियों में उसका नाम है, शायद वो इसलिए अंदर रहता है। तो इस राणा साहब, अगर आपने जो ऑब्जेक्टिव बात की इसमें कि आप कैसा कहते हैं, देखें अदालत ने फैसला दे दिया, नईम मसूद तो उसे फेयर ही कहेगा। हाँ, अलबत्ता ये जरूर नईम मसूद कहेगा कि वो जो जाना बाहर था नवाज शरीफ का, वो सिर्फ जाना नहीं था, 50% ख्वाहिश और हसरत थी जाने की, और 50% उन्हें भिजवाया गया। किन्होंने भिजवाया, आई डोंट नो। मियां सैफ साहब ये कहते हैं कि किन्होंने भिजवाया, आई डोंट नो। ये नईम मसूद साहब इतने भोले नहीं है जितने ये भोले बन रहे हैं, ज्यादा, ठीक है ना, जितने ये बन रहे हैं कि ये भी नहीं पता। हाँ, दूसरी चीज ये मियां साहब मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है, इमरान खान ने जो कहा है कि ये ताकतवरों के आगे कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि किसी हद तक मैं इस फैसले को सामने रख के नहीं बात कर रहा, लेकिन चलें, अब मियां नवाज शरीफ साहब के वक्त जब एक माहौल ऐसा बना था कि खुदा ना खास्ता उनकी जिंदगी के लाले पड़ गए, उनके ब्लड आना चेहरे से शुरू हो गया है, अब उनके ऐसे हो गया, और फिर हमारी अदालत इतनी गुस्से में आई कि उन्होंने कहा कि जी अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। यानी मतलब ये था कि आप उन्हें भेजें जल्दी से जल्दी, और उसके बाद जब उन्हें भेज दिया गया तो पता चला कि वो सारा ड्रामा था। तो सर, क्या हम सारे ही किसी एक चक्कर का ऐसे का शिकार हैं जिसमें करने वाला कहीं बैठा हुआ अपनी मर्जी कर रहा होता है, और ये सब कुछ जितना भी है ये उनकी उंगलियों पे खेलता है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि आपने अभी कहा कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, मुझे ऐसे लगा आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम शमसी जो है वो कुछ शायद दूसरे निज़ाम हाई शमसी जो है दुनिया में मिल्की वेज हैं कि हकशाएं उनसे कोई मुख्तलिफ है। दिखाई तो ऐसे ही देता है कि यहाँ पे एक ही वक्त में मैंने एक मरतबा, वैसे चूंकि उसमें मैं तौहीन अदालत का मुर्तकब तो नहीं हो सकता, सीनियर एडवोकेट, अच्छा एक जुमले से नहीं होंगे वैसे इनके सीनियर एडवोकेट। मियां साहब आपके लिए एक बात जी, वैसे मेरा ख्याल है राणा साहब निज़ाम में नाइंसाफ कहना चाह रहे थे हमारे यहाँ। अच्छा, तो मैं एक एडवोकेट साहब बैठे थे, तो मैंने कहा यार इतना अरसा हो गया रिपोर्टिंग की है, हमने कॉलम वगैरह भी लिखे, अदालतों में भी जाते रहे, भुगतते भी रहे, मैंने खुद कैद भी काटी हुई है, और मैंने ये चीज हमें समझ नहीं आज तक आई कि अगर दो किस्म के दो अफराद हों, दो मुलजम हों, और एक ही तरह के इल्जाम हों, और मुख्तलिफ औकात में एक ही जज के एक ही अदालत में पेश हों, तो उनके फैसले यकसर मुख्तलिफ होते हैं। और उनकी तो क्या ऐसा तो नहीं कि अदालतों के अंदर वो चीजें पढ़ी नहीं जाती? तो पहले तो वो खामोश हो गए, बड़े वो अमेरिका पलट एडवोकेट हैं, बड़े सीनियर है, टीवी वीवी पे बड़े चैनल पे भी आते हैं, तो एकदम खामोश हो गए, तो अंग्रेजी में कहते हैं नो। मैंने कहा क्या मतलब कि लोगों को फांसी और ये सब कुछ बगैर पढ़े लिखे या इंप्रेशन पे ही हो जाते हैं? उन्होंने कहा हाँ तकरीबन कुछ ऐसे ही है।
तो मसाइल तो यही हैं कि जैसे अभी आपने बात की, जेल के अंदर आप देखें जिनको 6 महीने की सजा होती है, 6 महीने की बकायदा पनिशमेंट, वो 3-3, 4-4 साल क्यों बैठते हैं? क्यों 6 महीने के बाद सुपरिटेंडेंट जेल क्यों नहीं कहता कि भाई तुम्हारी म्याद पूरी हो गई, नाउ यू गो आउट? या इवन जो जजेस बाकायदा विजिट पे जाते हैं, जेल के विजिटर भी होते हैं, आप लोग भी रहे होंगे कोई, तो वो क्या कर रहे होते हैं? ये पूरा निजाम ही ऐसा है कि इसमें वाकईतन एक पूरा गैंग अप हुआ है ऊपर अवाम के बरक्स, यानी अवाम जो है उनके खिलाफ एक गैंग बने हुए हैं ऊपर, और गैंग अप हुआ है। ये सारा वो गैंगिंग अप की वजह से लोग महसूस कर रहे हैं कि हम टोटली डिस्कनेक्ट हैं। वो डिस्कनेक्ट जो है उसमें इंसाफ भी नहीं मिलेगा, और इंसाफ से मुराद सिर्फ अदालती इंसाफ नहीं होता, आपको महंगाई जो है वो भी नाइंसाफी है, आपके साथ एसडीओ बदतमीजी से पेश आता है वो भी नाइंसाफी है। अच्छा नहीं, लेकिन आपका मीटर काट दिया जाता है। नहीं साहब, मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करता हूँ, ये अभी मेरे साथ हुआ। प्लीज। एक दफ्तर किसी खातून ने आना था मेरे, तो जब वो आई तो मैं बाहर ही खड़ा था, तो उन्होंने उसे जब रिक्शे वाले को पैसे दिए तो मैंने कहा कितना किराया बना, तो उन्होंने कहा 230 रुपये। तो मैंने कहा अमूमन वैसे 200 रुपये बनता है, तो कहती नहीं इन्होंने 230 कहे। तो मैंने 2 जुमले वैसे हंसते हुए कहा, मैं कहा वो हो रमज़ान है ना, तो इसलिए शायद रमज़ान की बरकत की वजह से 30 रुपये इन भाई साहब ने आपसे ज़्यादा लिए, या इसलिए कि शायद आप खातून हैं और अकेली खड़ी थी तो इसलिए लिए। अच्छा, ये कह के मैं अपने दफ्तर चला गया, तो जब वो खातून आई तो उन्होंने मुझे कहा राना साहब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ। मैं कहा, तो उन्होंने कहा कि उस रिक्शे वाले ने 200 रुपये लिए। उसने कहा नहीं बीबी मैं 30 रुपये फालतू अब नहीं लूँगा। अगर इस कौम के एक रिक्शे वाले के अंदर अगर हम एहसास जगा देते हैं और वो अपनी गलती का इदराक कर लेता, तो ये इदारे सर इनके अंदर कहीं कोई वो नहीं है। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या अदालतें सिर्फ ताकतवरों को फौरी इंसाफ देने और इंसानी हकूक सिर्फ ताकतवरों के लिए रह गए? और अगर फर्ज करें कि ये रह भी गए, तो फिर कौम के वो करोड़ों रुपए जो इन लोगों को की तफ्तीशों पे इनके खिलाफ और इनके खिलाफ मुकदमात और पता नहीं किन किन पे खर्च हो जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? सर ये क्या एक मजाक है? ये क्या है? ये मुझे नहीं मालूम मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरा ये ज़मीर कहता है कि मैं कुछ सही कहूँ। अब इस कहने पे अगर मुझे कुछ हो जाए, मुझे उम्मीद है आप और मियाँ साहब मुलाकात के लिए तो आ ही जाएंगे। बात ये है कि जिनको अकामे पे सजा दी गई थी ना, मुझे लोग तो इसलिए रोते पीटते हैं ना यार, अकामे पे सजा दे दी गई, सिर्फ अकामे पे। मैं इसलिए पीटता हूं कि यार सिर्फ अकामा ही मिला, चीजें तो और भी बहुत थी। तो आप देखें, क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिया कि चलो ये कमजोर दलील रखें ताकि बाद में वेव आउट भी हो सके। अच्छा, अब इसमें मैं एक और अर्ज करूं जिससे मैं मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। मैं पिछले 2-3 माह से बहुत सारे मैंने कभी पढ़ी नहीं रिट पिटीशंस और फैसले, मैं बहुत सारी बातें देखता हूं कि जो अच्छे वकला है ना मियाँ साहब, इसार राना माजरत के साथ, जिनके चेहरे अच्छे हैं, उनको देख करके जजिस का मूड बदल जाता है। और मैं कहता हूं कि खुदा की कसम बदल जाता है, और फिर वो फैसले नहीं देते, जस्ट डायरेक्शन देते हैं, और बारी बरकम ऑफिसर उस डायरेक्शंस पे अपनी मर्जी करते हैं। ठीक है, आगे चलें। नहीं आगे चलें, छोटा सा वाकया और सुन लें। ये जो अभी पीपल्स पार्टी का बंदा जीता था, उसके खिलाफ एक बंदा मोहसिन अब्बास नामी रिट लेकर के गया कि भाई अगवा कब्जा ये वो, मैं मंदूखेल कादर खान मंदूखेल की बात कर रहा हूँ। वो बंदा जज के सामने खड़ा, मैं ये भी हल्फिया बयान करता हूँ, और जाहिर है बड़ा ही अदालती होगी ना कोई, और वहां अब नैयर बुखारी खड़ा है, वहां अब लतीफ खोसा है। तो जज साहब ने पिटीशन दायर करने की तरफ पलट के भी नहीं देखा, और भास्कर डांट दिया जाता है। ये जो निज़ाम इंसाफ की आप तारीफ कर रहे थे, ये इनको कौन नोटिस लेगा? देखें, आपके लॉ कॉलेजेस हैं, वहां पे PhD लोग हैं, कोई रिसर्च तो होती होगी ना इसार राना, कोई थीसिस तो लिखे जाते होंगे। मैं डिबेट की बात कर रहा हूँ। वैसे जी कोई लिख सकता है इस मुल्क? देखें, वो भी वकला है, वकला है, रिसर्च किस पे होती है? PhD की बात कर रहा हूँ यार, PhD बगैर रिसर्च के तो नहीं हो सकती, पेपर तो छपते होंगे। अब इस पे कभी कोई बात सामने नहीं आती। सो आपने इस तलख हकीकत को छेड़ दिया। अगर इसकी मैं और आप इसार राना बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन मेरी एक इल्तिजा है, अपील है, रिट है, पिटीशन है कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गरीब को भी इंसाफ दे। सिर्फ इंसाफ जरदारी साहब के लिए,
नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, बिलावल के लिए नहीं है, या इस्टेब्लिशमेंट को जो पसंद हो उसके लिए नहीं है, या इसे मोम की नाक अगर बनाना है ना तो जो गरीब गुरबा है उनके लिए भी बनाए। आप बना करके तो देखें, क्राइम कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सैफ साहब, जनाब, क्या आप समझते हैं कि कोई पॉलिटिकल जोड़ तोड़ कहीं हो चुका है और शहबाज शरीफ साहब का अचानक जमानत पे बाहर आना और फिर अचानक बाहर जाना, ये कहीं कोई आने वाले दिनों में कोई सियासी तब्दीली, कोई सियासी जोड़ तोड़ का तो नहीं लग रहा कोई इम्कान? क्योंकि पाकिस्तान में जब इस तरह की चीजें होती हैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो तो पैदा होती है। नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से हट के ये जोड़ तोड़, तकरीबन ये मुलाकातें, ये अंदरून खाना, इस तरह के राब्ते, पैगाम रसानी, ये चलती रहती है। ये बिल्कुल ज़ेर ज़मीन मामला, ये बिला उसमें क्या तअत्तुल चलते रहते हैं किसी ना किसी शक्ल में। ये ऐसे ही है जैसे कि हमारे कुछ बड़े अदारे जो हैं वहाँ पे क्राइसिस सिनेरियो बिल्डअप होते हैं, 1 2 3 कंटिजेंसी प्लान 1 2 3। उसमें चूंकि हमारे यहाँ एक परसेप्शन पाई जा रही है ऊपर की सतह पे, और वो कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशूज बहुत बड़े हैं, तो इसमें हम कोई रखना ना डाले, इसमें ये ना हो कि कोई ताले अजमा, हम तो ताले अजमा किसी और को कहते हैं ना, तो किसी और जगह पे बैठ के ताले अजमा नवाज शरीफ को भी कहा जाता है, तो वो कहते हैं इस तरह के ताले अजमा जो है ये पूरे का पूरा सेटअप ही जो है ये उसका पूरा बैलेंस तबादन खराब कर देते हैं। ये तरह तरह के बयान दे के, कुछ लोगों को गलत ओबलाइज करके, और करप्शन तो चलो एक बहाना है ना जी, करप्शन तो माशाल्लाह वो तो हमारा महबूब मशगला है। इक़्तिदार में जो भी लोग हैं, वो भले ब्यूरोक्रेसी हो या किसी और शक्ल में जो भी बाख्तियार बंदा है हमारे मुल्क में, वो तो इसको अपना राइट समझता है, और वो ये नहीं समझता ये करप्शन एक इल्जाम लग जाते हैं। चलिए हम इस पे आए ना कि क्या आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का इतना आउट ऑफ द वे अचानक जमानत होना, फिर उसके बाद बाहर जाना, कहीं अब इस बात को जोड़े आप मोहम्मद अली दुरानी साहब के आगाज में जब उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद एकदम पीडीएम का रुख बदल गया, वो पिंडी का नाम वापस हो गया, फजल रहमान साहब ने भी कहा कि जी हमारा इदारा है, ये वो सब के ठीक होते चले गए, और फिर शहबाज शरीफ साहब की एंट्री हुई, फिर वो जमानत हुई, फिर अब वो बाहर चले गए। तो कहीं बिहाइंड द कर्टन कहीं ना कहीं कोई चल तो रहा है, चल रहे हैं। मैंने अर्ज किया ना जी, यही पे अल्टरनेट प्लान्स भी मुतबादिल मंसूबे बनते हैं, और उनमें मुतबादिल मंसूबा बना हुआ है, वो अमल दरामद का होता है। मसूद साहब ने हासा है, ऐसे ही है। मियां साहब ने ये नहीं कहना कि मंसूबा शहबाज और है, मंसूबा नवाज और है। तो शहबाज की शहबाजियों के पीछे जो परवाज है ना, वो पर कहीं और से आए हैं, और नवाज के पर किसी और ने काटे हैं। वो प्रवास राणा साहब, मियां साहब जो है ना बड़े हमारे प्यारे साथी हैं, फिर ये बात अपनी जारी रखेंगे। सीधी सी 2 जमा 2 बराबर 4 की बात है यार। शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर के गए हैं मियां नवाज शरीफ के साथ। बीमारियां शुमारियां, बीमार वो है, ज़हनी बीमारी भी है, इक़्तिदारी बीमारी भी है, बदनी बीमारी भी है, और रोजी मर्ज भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यार मुझे एक बात बताए, सियासतदान हॉकी और क्रिकेट तो नहीं खेलेगा, सियासत ही खेलेगा ना। तो जो मियां बीवी राजी, और क्या करेगा काजी? भेजने वाले अब भी कोई है, तो पैगाम लेके गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। क्या पैगाम हो सकता है, आप क्या समझते हैं क्या पैगाम हो सकता है? कि भाई आप वापस आ जाएं, आके वजीर आजम बन जाएं, इमरान खान को फारिग कर देते हैं, क्या पैगाम हो सकता है? देखिए, इमरान खान को मैं हमेशा कहता हूं, आप मेरी बात नहीं राणा मानते, इमरान खान को 5 साल के अंदर अंदर आप फारिग करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जब नवाज शरीफ को फारिग किया गया था, मेरे बच्चे पूछते थे ये हो जाएगा, मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी पीटीआई बाहर है, जब नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकालेंगे, सड़कों पे नून लीग होगी। तो अब इमरान खान यार एक हकीकत का नाम है, भले ही वो सीटें कम जीते। यहाँ तो पीपल्स पार्टी जो जिसे आप कहते हैं सिंध तक महदूद हो गई, या मौलाना फजल रहमान कहते हैं जिसके पास मदारस है, वो मान नहीं यार, सड़कें वो भर देते हैं। तो इमरान खान के वोटर कम है, चाहने वाले ज्यादा है। तो ये तो एक बड़ा फड्डा है। अब मसला ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट जरूर समझी है कि खलारा ज्यादा पै गया, लोग इसको समेटते हैं। अगर यार नून लीग नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ नहीं बनेगा, तो उनके नीचे जो करप्शन करने वाले हैं वो पीटीआई में चले जाएंगे। और आपको पता है कि नई मुस्लिम लीग बननी है, ये याद रखिए अगले इलेक्शन में।
पीपल्स पार्टी नहीं आ रही जो लोगों को बड़ी खुश फैली। यानी आप कह रहे हैं कि मीम और शीन को मिला के कोई बनेगी या पीपल्स पार्टी से लोग आएंगे, पीटीआई से आएंगे, नून से आएंगे, शीन से आएंगे, जीम से आएंगे, रहीम यार खान से आएंगे, मैंने एक शहर का नाम भी ले दिया आपको। तो इस तरह कुछ लोग आपको पता है लोधरा से भी आएंगे, कुछ पहाड़ों से भी आएंगे। वो कह रहे हैं पहाड़ों से भी आएंगे, लोधरा से भी आएंगे, रहीम यार खान से भी आएंगे। तो किंग्स पार्टी, रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी वाले आएंगे। नहीं, माजी में आपने तजुर्बा देखे हैं, पैट्रियट नहीं बनी थी और वो अक्सर मिल्लत पार्टी बनी। बिफोर इलेक्शन पैट्रियट बनी थी, इलेक्शन पीपल्स पार्टी के जीतने के बाद नहीं, ये कबल इलेक्शन बनेगी। हाँ जी, कबल भी बन सकती है, ये कोई ऐसा कोई इसमें। अच्छा चले फर्ज करें कि मियां साहब कबल इलेक्शन बन गई, तब भी क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की किस्मत में सब यही लिखा है कि इसी तरह के गेम में चलती रहें और इसी तरह लेग पुलिंग होती रहे, किसी को टाइम पूरा ना करने दें कुछ? और क्या इमरान खान को वाकई इतना कमजोर है कि इस तरह की डीलों से उसको हिलाया जा सकता है? नहीं, देखें, मैंडेट के साथ मेरा ताकत नहीं आ रही। हमारे जितना भी इलेक्टेड सिस्टम है ना, मैंडेट को पावर होना चाहिए था। ताकत का सरचश्मा अवाम थे, अब ताकत का सरचश्मा खवास है, यानी ताकत का सरचश्मा ताकत ही है। और ये अफसोसनाक बात है, यानी बजाय ये, इसमें मैं समझता हूं कि आप सिर्फ ताकतवर अदारों को नहीं मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते, बाय डिफॉल्ट दूसरे भी जो सरेंडर करते जा रहे हैं और मुतवातर करते आ रहे हैं और लेग पुलिंग में आ जाते हैं कि चलें हमें तो मिल जाए कुछ, दूसरे को मिले ना, दूसरे दी हांडी खोल। वो पीरों को तो यही कहते हैं ना वो। तो जब आप पीरों को जाके दूसरे दी हांडी खुआते हो तो हांडी भी अल्टीमेटली वो भी खोल लेता है। ठीक है, अच्छा ये हम इस सियासत में चल रहे हैं। चले, मैंने ब्रेक लेनी है। नईम साहब बस एक सवाल और इस हवाले से मैं कर लूं। कहा यह जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की डील जो है वो हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट से, और खुर्शीद शाह बेचारा अंदर ही है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं और इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। तो क्या ये डील का नुकसान पीपल्स पार्टी को, या पीपल्स पार्टी ने डील ऐसी की है कि जी डील में हमारे साथ करेंगे, रिलीफ आप मुस्लिम लीग को? एकेडमिक बात ये है, जो जितना पावरफुल होगा स्ट्रीम में, दलाइल में, वो जुल्फ की असीर वो होगा ही होगा एस्टेब्लिशमेंट। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की जेब में तीनों पार्टियां हैं, शहबाज शरीफ वाली पार्टी भी और पीटीआई भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। अब इनकी मर्जी है, जिसको चांस दे ना दे। सबने चीफ सिलेक्टर को जब मान लिया तो मान लिया। अब इसमें पीपल्स पार्टी के आने का मुझे मरकज में, देखिए इलेक्शन हो रहे हैं, मैंने इस पे लिखा भी है, आपको पता है मेरी पीपल्स पार्टी के साथ हमायतें भी हैं, लेकिन मैं अंधा तो नहीं हूं। पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है यार, लोग किसी चीज के पीछे, किसी खुशबू के पीछे, किसी कामयाबी के पीछे, किसी नारे के पीछे जाते हैं ना। 7 सीटें हैं सूबाई में, देखिए अब 9 हो जाएंगी, वो भुट्टो का एक नारा है ना, वो 10 हो जाएंगी। लेकिन ये वो वाला कमाल नहीं हो पाएगा कि इन्हें पूरी की पूरी हुकूमत दे दी जाए। आइंदा तैयारी होगी, हुकूमत कोई मिक्सचर आएगा, एक अमेजा आएगा सियासतदानों का। हो सकता है उसमें पीपल्स पार्टी भी आ जाए, शहबाज शरीफ भी आ जाए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या अमेजा हो सकता है, क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं। ये सब आईवाश है। और शहबाज शरीफ साहब जो गए हैं वो शायद कोई अच्छी खबर भी लेके आ सकते हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं कि बुरी खबरें ही पाकिस्तान का मुकद्दर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए, उसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। एक छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे हम वज़ीर आज़म का जो दौरा सऊदी अरब है, और उससे मैंने पहले जैसे कहा था कि आर्मी चीफ साहब पहले से मौजूद हैं, जनरल बाजवा साहब, वहाँ पे उन्होंने अपनी मुलाकातें मुकम्मल कर ली हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वहाँ गए, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ है कि अचानक ये सारा कुछ जो है सीन तेज़ी से बदला, और पहले आर्मी चीफ साहब गए, फिर हमारे वज़ीर आज़म गए, और पाकिस्तान अब इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, कोई माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि उसमें एक बहरहाल सर्द महरी तो आई है। और जिस तरह माजी के अंदर सऊदी अरब ने कुछ थोड़ा सा हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैं बिंग पाकिस्तानी ये समझता हूँ, तो ये अब मौका है कि इस दोनों बरादर मुल्क जो हैं वो गलत फहमियाँ भी दूर कर सकते हैं और आने वाले दिनों की कोई स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, और अब्दुल्ला गुल साहब से बेहतर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता जो इंटरनेशनल जो इस्लामिक पॉलिटिक्स है उसके हवाले से। अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं इस जो आपने मेरे लिए अल्फाज कहे, मैं इसका बिल्कुल अहल नहीं हूँ। बहरहाल आपने नहीं हम आपसे बड़े मुतासिर हैं। मैं तो आपके वीलॉग्स पढ़ के बीच में से कालम की चीजें निकाल लेता हूँ,
तो आप ये बताइए कि इस दौरे को किस नज़र से देखते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक खिंचाव था, तो ये दौरा अचानक क्यों हुआ और इसके पीछे क्या असल मुहर्रिकात क्या हैं? इसाफ साहब, आपकी बात बिल्कुल वजह है कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से एक दुख हुआ हमें उनके इस रवैये से। हम हमेशा समझते हैं कि सऊदी अरब ने बहुत एक किरदार अदा किया पाकिस्तान के लिए, हम कभी ये नहीं देखते कि पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया। मेरा ख्याल है कि हम पहले पाकिस्तान के किरदार को देख लें। पाकिस्तान ने न सिर्फ सऊदी फौज को ट्रेन किया, बल्कि उनको हमेशा एक खित्ते के अंदर, दिफा के अंदर एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया। जहां तुर्की के मामला सऊदी अरब के साथ तशवीशनाक थे, वो पाकिस्तान ने उसमें मदद की। फिर कतर के अंदर जब मामला खराब होना शुरू हुए, पाकिस्तान ने मदद की। अच्छा। यमन के अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत मस्बत किरदार अदा किया। गो के वक्ती तौर पर सऊदी अरब नाराज हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने अपने चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए ईरान के साथ मामला को ठंडा किया, न कि उनके अंदर गरमाइश पैदा की। फिर सीरिया के हवाले से बहुत सारा मामला थे, लीबिया के हवाले से थे। ये वो सारे मामला थे जिसमें पाकिस्तान पेश रहा, लेकिन दुनिया के सामने नजर नहीं आया। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान ने कोई किरदार अदा नहीं किया। इसलिए जितना पाकिस्तान की जरूरत सऊदी अरब को है, मेरे ख्याल में शायद उतनी ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को सऊदी अरब की नहीं है, मासवाए। अच्छा, ये आप बड़ी बात, अब्दुल्ला भाई बड़ी बात कह रहे हैं कि इतनी हमें जरूरत नहीं है यार, हम तो हर वक्त भीख का कशकोल लिए बैठे रहते हैं। तेल दे दो, पैसे दे दो, डॉलर दे दो, रियाल दे दो। देखें सर, बात यह है कि जहां तक तेल की बात है, मैं आपको इसके ऊपर बता दूं, तेल तो आपके बराबर जो मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है ईरान, वहां से भी आपको मिल सकता है, और उन्होंने एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा ऑफर की। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने जो है वो आपकी ट्रेड उनके साथ बंद की हुई है, जबकि उसके बरक्स हिंदुस्तान की ट्रेड जो है वो पिछले कई दिहाइयों के साथ उनके साथ चल रही है। उस वक्त भी जब ईरान में इनकलाब आया, तब भी हिंदुस्तान की ट्रेड जो है, ऑयल की ट्रेड जो थी, एक बहुत बड़ा जो मेजर पार्ट ऑफ भारत की जो रिक्वायरमेंट थी ऑयल की, वो वहां से पूरी हो रही थी। तो इसका मतलब यह है कि आज भारत जो है वो अमेरिका का एलाई है, लेकिन उसके बावजूद वो ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है। अब मसला यह है कि सऊदी अरामको कंपनी जो है, क्योंकि उसमें अमेरिकन शेयर्स हैं और अमेरिकन शेयर्स की बदौलत वो वहां तेल जो है वो निकालती है, और क्योंकि हमारे सऊदी अरब के साथ एक देरीना ताल्लुकात हैं, और ये कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान के बनने से पहले के कायदे आजम के ताल्लुकात थे, जिसका एक बहुत तारीख है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो मैंने अपनी बात कही है कि हमें उनको हमारी ज्यादा जरूरत है। मैंने बहुत अच्छा अब्दुल्ला भाई, क्या जरूरत है इस वक्त उन्हें हमारी, और ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट हुआ कि उन्हें हमारी जरूरत पड़ गई और एक दफा फिर वो हमारे तक मुतवज्जह हुए? देखें, मोहम्मद बिन सलमान साहब जब आए तो ये आले सऊद से आले सलमान के अंदर जो है बादशाहत जो है उसका मुंतकिल हुआ, जिसके अंदर बहुत सारी कबाहतें, मुश्किलात और अभी बहुत सारे इम्तिहानात बाकी हैं। अच्छा। वक्ती तौर पे जो है वो अंदरून जो है वो मामलात को ठंडा करने का दिखाया तो जा रहा है, लेकिन आपको मालूम है महलाती साजिशें जो होती हैं वो इतनी आसानी से दम नहीं तोड़ा करती। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मीडिया आपको पता है कंट्रोल्ड है। बहरहाल सऊदी अरब ने हमारे साथ, मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तानी फौज ने ट्रेन किया, पाकिस्तान ने जब भी उनको थ्रेट आई उसके बाद पाकिस्तान ने वहां पेश किरदार अदा किया। उसके अलावा हमारे जनरल राहील शरीफ जो है उन्होंने वहां एक जाके इस्लामी फौज का एक कॉन्सेप्ट जो है उसको डेवलप किया, और जाहिर है ये एक दुश्मन मुल्कों के लिए बहुत उसको हजम करना आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है और आलम इस्लाम की सुपर पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम सिर्फ क्योंकि पैसों की खातिर अगर ये बात करते हैं कि पैसों की खातिर, तो हजूर बात यह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे मकरूज तरीन मुल्क है, लेकिन एक बड़ी फौज के होने के हवाले से वो दुनिया पे अपना डंका जो है वो बजाता है। क्या पाकिस्तान, क्या ऐसा ही नहीं है कि मईशत तो सऊदी अरब की मजबूत है, लेकिन दिफा किसका मजबूत है? वो पाकिस्तान का मजबूत है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उसको इस अंदाज में देखना चाहिए। उन्हें क्या जरूरत है हमारी इस बार, अब्दुल्ला साहब, क्या जरूरत पड़ गई? अभी तो जरूरत आई है जब से, यही तो मैं करवाना चाह रहा हूँ आपसे, इसी पे तो बात करवाना चाह रहा हूँ कि क्या जरूरत आ गई। तो उसका बैकग्राउंड देना जरूरी था। देखें, जरूरत यह है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब गए तो उसके बाद से अमेरिका ने अपना पैंतरा जो है वो सऊदी अरब के हवाले से बदल लिया और ईरान की तरफ झुकाव कर दिया, और कहा कि ईरान अगर ये चीजें कर ले
तो हम तमाम के तमाम मुराद जो उसको दी थी ओबामा साहब ने, वो हम वापस बहाल कर देंगे। अदनान खशोगी वाला मामला भी फिर जिंदा कर दिया उन्होंने। जी, अदनान खशोगी वाला मामला तो बहुत ठीक ठाक उन्होंने कर दिया। आपको पता है कनाडा में फिर गिरफ्तारियां हो गई, बहुत कुछ हो गया। बहरहाल उसमें हम नहीं जाते, फिर हम पाकिस्तान के मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं, जरा एहतियाती अच्छी होती है। लेकिन मैं जो बात की गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि इस टाइम पे ईरान की तरफ जो झुकाव है अमेरिका का, उसको रद्द करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को अपने साथ मिलाया जाए। दूसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से इनखला हो रहा है और अमेरिका जो है वो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर उसकी ख्वाहिश है कि कुछ अड्डे बड्डे हमें मिल जाए, जिसका इजहार जनरल मैकेंजी जो है वो कर चुके हैं। अब सऊदी अरब जो है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप दूर हुए उनसे, तो उसके बाद आपने देख लिया कि अरब दुनिया के अंदर एक बहरान आ गया। वहां फिर फलस्तीन का मामला जो है वो फिर दोबारा गर्म होना शुरू हो गया। ईरान खित्ते में अपनी ताकत बढ़ाने लग गया और बावजूद इसके कि कतर के साथ मामला बहुत खराब थे, लेकिन उन्होंने इसी के अंदर आफियत समझी कि कतर के साथ सऊदी अरब दोबारा मामला अच्छे कर ले, जो कि बहुत खुशाइंद है, क्योंकि दो बरादर इस्लामी ममालिक में दोस्ती ही अच्छी रहती है। लेकिन ये सारा कुछ देखने के बावजूद हम ये भी देखते हैं कि कतर के अंदर एक ऐसे वक्त में दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया जबकि कतर में बैरून अमेरिका जो है सबसे बड़ा उनका दिफाई अड्डा मौजूद है। तो ये एक बहुत अहमियत तलब मामला है। अब यहाँ पाकिस्तान के हवाले से एक तो मैंने आपको बताया कि ईरान का झुकाव। सर, पाकिस्तान क्या सपोर्ट दे सकता है इस क्राइसिस में सऊदी अरब को? पाकिस्तान इस टाइम पे मेरे ख्याल में अमेरिका को एक जो जवाब है सऊदी अरब के हवाले से वो दे सकता है। अफगानिस्तान के अंदर एक किरदार जो है वो उभार सकता है और जाहिर है सऊदी अरब को ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अभी ईद के बाद जो एक इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर कहीं ऐसा ना हो कि जो इस्लामी दुनिया की क़यादत है और इसी तरीके से इस्लामी दुनिया के मामलात का हल जो है कहीं ऐसा ना हो कि वो इस्तांबुल में निकल आए। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन फिर सऊदी अरब की अफादियत जो है उसको एक यकीनन सवालिया निशान पहुंचेगा। लेकिन साथ ही साथ ये है कि मेरे ख्याल में बहुत सारी जो हमारी गलतफहमियां थी, आपने ये नोट किया होगा कि चाहे वो दौरा अमेरिका हो या दौरा चीन हो या फिर दौरा सऊदी अरब हो, आर्मी चीफ और जो हमारे वजीर आजम साहब हैं वो इकट्ठे ही आगे पीछे जाते हैं। यानी कि दिफाई मामलात और स्ट्रेटेजिक मामलात जो हैं वो आर्मी चीफ साहब जाके पहले उनके साथ तय कर लेते हैं। उसके बाद जो सियासी महरकात होते हैं और जो आपस में रंजिशें होती हैं उनको तय कर लिया जाता है। एक वक्त ये भी आया कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने 11 दफा फोन किया अभी कुछ अर्सा पहले, जब तक के ताहिर अशरफी साहब नहीं आए हुए थे, तो उन्होंने 11 दफा फोन किया, लेकिन सऊदी जो काउंटर पार्ट थे उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया। लेकिन उन्हीं के दफ्तर में मौजूदगी में ताहिर अशरफी साहब ने जब फोन किया तो वजीर खारजा जो सऊदी अरब के थे उन्होंने उनका फोन उठा लिया, जिसके ऊपर जाहिर है ताहिर अशरफी साहब को जो है वो नवाजा गया और उनको जो उनकी हैसियत को समझते हुए उनको जो है हुकूमत के अंदर जगह मिली। तो ये वो सारी बातें हैं जिनको हमें देखना है। लेकिन साथ जो अहम तरीन बात है वो ये है कि सऊदी अरब ये समझता है कि वो गालिबन अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव डाल के अमेरिका के हवाले से कोई ऐसा मुमकिन हल निकाल सकता है जिसमें अमेरिका की सुबकी ना हो। इससे वो अमेरिका को भी खुश कर सकता है और वहां के मामलात को भी बेहतर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत ज्यादा रद्द अमल था जबकि भारत के साथ उनकी कुर्बत बढ़ रही थी। लेकिन आखिर में इसार राना साहब, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप याद करें कि एक $20 बिलियन का MOU साइन हुआ था जब मोहम्मद बिन सलमान साहब तशरीफ लाए थे, और वो MOU के अंदर अभी आपको $20 भी नहीं आए, जबकि उसके मुकाबले में $82 बिलियन जो है उनमें से आधी रकम जो है वो भारत को जा चुकी है। और फिर ये भी हकीकत है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब उस टाइम पे इसलिए आए थे क्योंकि तब तालिबान का एक वक्त जो था वो आपको याद है कि तालिबान की लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान आ रही थी, और मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है वजीर आजम हाउस में इसलिए ठहरे थे क्योंकि उसी वजीर आजम हाउस में तालिबान की मुमकिना मीटिंग थी, जिसको अगले दिन बगैर बताए हुए उन्होंने कैंसिल कर दिया था। और आपने देखा था कि उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान जो 2 दिन के दौरे पे आने थे वो चंद घंटों के मुहित दौरे पे फिर वापस चले गए थे। तो ये हमें सारे मामलात को देखना है, सऊदी अरब को पाकिस्तान को समझना है और पाकिस्तान को एक बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, तौर पर देखना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये थे मियां साहब
कि वो हाँ, और 11 बार हमारा वजीर खारजा फोन करता, वो उठाते नहीं है। इतनी सर मेरी आ गई थी यार, इतना उन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट कर लिया था मियां साहब। लेकिन वैसे तो कौमों में आप कहते हैं कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, यानी कि एक जो फर्द होता है वही एक बड़ी शक्ल में वो रियासत बन जाती है। जब दौलत या इस तरह के इख्तियार या क्लाउड आपका बन जाता है ना जी बैनुल अक़वामी, तो आपके मिजाज में भी वो एक किसी हद तक एरोगेंस जिसे कह सकते हैं या खुद नमाई या सेल्फ इम्पोर्टेंस भी आ जाती है। फिर यह है कि जब आप डिक्टेशन दें या लोग, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि उन्हें जरूरत तो हमारी है, लेकिन जब हम भी बेकरारी से या बेचैनी से कुछ मांगने दौड़ पड़ते हैं या फिर कोई बारगेन प्रॉपर नहीं करते, जैसा कि इंडिया करता है। इंडिया के पास भी लेवरेज है, तो पाकिस्तान के पास भी छोटा लेवरेज, पाकिस्तान के पास तो ज्यादा लेवरेज है। पाकिस्तान के पास लेवरेज, ये बिल्कुल सही कहा हमारे भाई ने, अब्दुल्ला साहब ने, कि पाकिस्तान का लेवरेज अफगानिस्तान के हवाले से और खित्ते में जो किरदार पाकिस्तान का आगे इमर्ज हो रहा है उस हवाले से पाकिस्तान, और मेरे इल्म के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और जो हमारी मुस्तकिल इकाई के नुमाइंदे यानी जनरल कमर बाजवा वहां गए हैं, वो इसी बात पे एम्फसाइज करने गए हैं कि जी हमारा जो लीवरेज है इसके बारे में अगर प्रॉपर बात की चीज की जाए, ये ना हो कि माजी की तरह $3 बिलियन आते हैं और पाकिस्तान वो हमें देख के और क्या बोल रहे हैं, कोई तरीका तो नहीं है ना कि आपको पैसे देते हैं और गुस्सा चढ़ा तो ये साढ़े पैसे वापस कर दो। ये तो वो हमारे जो ये तो बच्चों का खेल हो गया। नहीं महसूस है, आप नहीं समझते कि ये मौका है कि पाकिस्तान को इस बार बराबरी की सतह के ऊपर आके बात करनी चाहिए, और बड़ा हो गया, हम हमारी जान भी कुर्बान है उन मुकामात की जिनकी जो हमारी जिंदगी का महवर है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां पे जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तानियों को कम दर्जे का शहरी समझे या पाकिस्तान को कम दर्जे का मुल्क समझे। देखिए, एक तो मैं अपनी पर्सनल फीलिंग आपको बताऊं, मैंने सऊदीया में रह के हज के दौरान या बाकी कई दौरों में जो देखा वो ये है कि पाकिस्तानी की सऊदीयन बहुत कदर करते हैं, आम पाकिस्तानी की, आम सऊदी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखें इसमें तजर्बा कोई लगता है जरा डिफरेंट नहीं बाकियों की निस्बत। देखें, बाकी बांग्लादेश वालों को वो कुछ नहीं समझते, इंडिया वालों को वो कुछ नहीं समझते, शलवार कमीज को वो पीछे उनके बच्चे भी कंकर नहीं मारते और बाकियों को मारते हैं। ये बात आप यकीन कीजिए मेरी। अच्छा, मैं आपसे सुन रहा हूं पहली दफा। वो हया करते हैं और वो थोड़ा सा डरते भी हैं। मैं आ रहा हूं ना आपकी अस्करी बात की तरफ भी, लेकिन बात रहना ये है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। जब तक सिम्बियोसिस या म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप उस वक्त तक रहता है जब लें और दें। क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हम सफारती तौर पे बहुत कमजोर हो गए हैं? क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि नवाज शरीफ के दौर में और जरदारी के दौर में हम सऊदीया के साथ भी वैसे ही चलते थे और ईरान के साथ भी चलते थे? क्या ये कमजोरी की बात नहीं? वजीर आजम से लेके वजारत खारजा तक के फोन नहीं सुने जाते, और हर दौर में किसी जमाने में जनरल हमीद गुल के सुने जाते थे, हमारे वजीर खारजा के नहीं सुने जाते थे। फिर ऐसा जमाना आया कि हाफिज अब्दुल करीम के सुने जाते थे। सऊदी सल्फी लोगों का ख्याल तो रखता है। दैट इज समथिंग एल्स के दुनिया में 2 ही सल्फी अक़वाम या ममालिक बड़े हैं, या आप इंडिपेंडेंट हैं, वो सऊदी और कतर आपस में नहीं बनती। तो लिहाजा बुनियाद यहाँ ये है, आप भी तो ज्यादा चाइना पे रिलाय नहीं करना शुरू हो गए। आप इतने भी इंडिपेंडेंट नहीं हो गए कि सऊदीयन तेल आपको नहीं चाहिए और सारा कुछ नहीं चाहिए। देखे, ख्वाब देखते रहना चाहिए, मैं भी देखता हूं। अगर सऊदीया से हमारी बिगड़ी है, सलमान आते हैं, मोहम्मद बिन सलमान, और जल्दी चले जाते हैं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। यार ये अभी डांटा है, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं उस पर लिखूंगा जाके। सफीरों को डांटा है वजीर आजम ने, ये बहुत पहले डांटना चाहिए था। हमारी सफारतकारी, हमारी खारजा पॉलिसियां हमें पिछले 2-3 साल से हमारा काम तमाम कर रही हैं, और ये वजीर आजम का जाना बहुत अच्छा है। लेकिन यार एक बात में, एक इसके बाद और करूंगा, मुझे आप समझ आ गई। आप अब ओवर टू मियां साहब जाना चाहती हैं। एक बात, चीफ साहब के बगैर हमें आज भी सऊदीया में कोई घास नहीं डालता। इसका मतलब यह है कि दफाई स्टेक हमारा और उनका है। लेकिन एक बात जो आखिरी में करूंगा वो ज़हन में रखें, जब भी डेमोक्रेट आएंगे अमेरिका में, वो जहां पर थोड़ा बहुत इलेक्शन हो, वो चाहे ईरान हो, उसकी कदर करेंगे। और जब भी रिपब्लिकन आएगी, वो सीधी सीधी वो कोई रीगन हो, वो कोई आपका ये जो वन मैन आर्मी को पसंद करते हैं, वन मैन आर्मी को पसंद। तो सिनारियो बदलते रहते हैं। अगर अब भी आप कैप्चर ना कर चुके तो बार बार यार आर्मी चीफ का यूज और मिस यूज आप कितनी देर करेंगे? हुकूमत को भी तो कुछ करना यार, रहना सारा कुछ बदल दे हो यार, एक साड़ी गल बदल लो।
ये नहीं मैं अगली दफा एनालिस्ट बदल लो। हाँ हाँ। लेकिन यार ये जरा वजीर खारजा बदल के देख लो यार। अच्छा नहीं मियां साहब तुम समझते हो कि क्या वजीर खारजा मैटर करता है सारी सिचुएशन? नहीं देखिए वजीर, देखिए चेहरा तो एक होता है ना जी जो लीड करता है, दरअसल वैसे तो वजीर खारजा पूरी वजारत खारजा को स्टेज सेक्रेटरी बेचारा कुछ भी नहीं होता। नहीं मैं, लेकिन वो एक स्टेज पर मैटर करता है ना मालिक सुसी और सदारत करने वाले के दरमियान, लीड करने वाले बंदे का एक अपना करिश्मा होता है। और लेकिन असल बात यह कि जब हम वजीर खारजा कहते हैं तो उसका मतलब पूरा दफ्तर खारजा होता है। तो दफ्तर खारजा में जिस तरह के बाकायदा एक बड़ा काम होता है, अगर काम करें। वैसे तो मैंने अभी अगले रोज एक प्रोग्राम में कहा कि मैंने बाहर भी विजिट्स किए और देखा, बहुत से सफारतकारों को मिला, तो उनको मैंने बहुत सी चीजों के बारे में पूछा कि यार ताहिर अशरफी को मियां जी मैं कुछ नहीं समझता, लेकिन कुरैशी तो एक सदाबहार से मैं कह रहा हूँ कि पिछले साल मैंने कहा कि यार हमारे वजीर आजम न्यूयॉर्क में कह गए थे कि जी हमने वो डोजियर दे दिया है। मैं अगले साल फिर न्यूयॉर्क गया तो मैंने अपने एक हेड ऑफ चांसरी को पूछा, पाकिस्तान मिशन में जो बैठा था, तो मैं कहा भाई उसका फॉलोअप को हुआ है? उन्होंने कहा जी कौन सा फॉलोअप? तो यानी कहने का मकसद यह है कि वो तो वाकईतन पिकनिक अगर मनाने गए हैं तो वो दफ्तर खारजा में एक शाह महमूद कुरैशी क्या, हाँ अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी ये काम करे जो आज वजीर आजम ने किया है कि हाँ उसको पता होगा रोजाना फीडबैक ले, हाँ भी चीन का सफीर क्या आप दोनों साथी भूल रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान ऐसा दिया था सऊदीया के हवाले से जिसकी बात माजरत हाथ करके मार के कहा था कि आप फैसले जो हैं वो हम करेंगे। और लेकिन चले नाज़रीन आज का प्रोग्राम खत्म हो रहा है, फिर बातें तिश्ना रहेंगी। जाते जाते सिर्फ एक ही छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करूंगा, मुझे नाम आगे पीछे हो जाएगा कि मैंने एक वाक़या पढ़ा कि अमेरिका में एक लड़की जो थी वो यतीम थी, फिर उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ी हुई तो वो चोरी चकारी में चली गई और उसने चोरी चकारी के दौरान ही अपने एक दोस्त के साथ मिलके मोटरसाइकिल छीनने के चक्कर में 2 अफराद को कत्ल कर दिया। जेल चली गई, जेल चले जाने के बाद वहाँ पे उसकी ज़िंदगी बदल गई, वो एक राहिबा बन गई। उसने बहुत पढ़ा, किताबें लिखी, सारा कुछ किया और जब उसके फांसी के दिन थोड़े रह गए तो तब तक वो पूरे अमेरिका में अपना एक असर बना चुकी थी। और उस असर के बाद जब उसे फांसी होने लगी थी तो उसने कहा कि जी मुझे खुशी है कि मैं लॉर्ड के पास जा रही हूँ और मैं समझती हूँ कि ये जो अब्दी ज़िंदगी है इससे जो असल ज़िंदगी जो है वो बड़ी अहम है। पूरे अमेरिका में मुजाहरे हुए और पूरे अमेरिका में शोर मच गया और ये तय हुआ कि जी इसको माफ़ कर दें, उसने गलती की और रियलाइज़ हो गई है और फिर ये कि उसने भूख के हाथों की। तो जज ने एक तारीखी जुमला कहा था कि अगर पूरा अमेरिका क्या पूरी दुनिया भी इस वक्त खड़ी हो जाए तो मैं ऐसा फैसला नहीं करूँगा जो इंसाफ पे मबनी ना हो। तो वही हमेशा कामयाब होती हैं, वही कौमें दुनिया पे रूल करती हैं जो अपने इंसाफ के साथ खड़ी होती हैं, अपनी मजबूरियों और ज़रूरतों के साथ नहीं खड़ी होती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।